सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरह फ़्लड रिलीफ़ और फ़्लड के बारे में अवेयरनेस और जितनी एनडीएमए की वार्निंग्स थी उसको जिस तरह आप लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर प्रोजेक्ट किया और फिर जो डिस्पर्समेंट जो वज़ीर आज़म का कैश डिस्पर्समेंट प्रोग्राम है 25,000 रुपये फ़ी घराने का, उसको भी आप लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके तरीके से लोगों को ये आगाही दी कि किस तरह लोग उसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का वो एक इमरजेंसी रिलीफ फ़ंड है जो ट्रांजैक्शंस के ज़रिए जो फौरी तौर पर बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो सेकंड स्पेल में मुतासर हुए हैं पूरे मुल्क में, उनको डायरेक्ट कैश डिस्पर्समेंट का ये एक प्रोग्राम है। और कल वज़ीर आज़म ने हदायत भी जारी की एनडीएमए को कि फ़ौरी तौर पर इसकी जो डिस्पर्समेंट है वो कर दी जाए। 3 दिन से ये डिस्पर्समेंट जारी है। बीआईएसपी के रजिस्टर्ड लोग हैं और एक शफाफ तरीके से बायोमेट्रिक्स के साथ ये 25,000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं। जो नुकसान हुआ वो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो फौरी रिलीफ़ है जिसमें मेडिसिन, खुराक, इसकी चीज़ें जो एक्सेसिबल नहीं भी एनडीएमए की जगह पे जा सकती हैं, वो इस कैश की वजह ये है कि वो लोग फौरी तौर पे वो चीज़ें हासिल कर सकें। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का 5 बिलियन का फ़ंड है जो कि मुख्तस किया गया फ़ाइनेंस को, फ़ौरी तौर पर हदायत दी कि एनडीएमए को फ़ौरी रिलीफ़ एक्टिविटीज़, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाए, वो भी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन में है और उसके ऊपर इमरजेंसी रिलीफ़ एंड रेस्क्यू एंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। उसके साथ साथ जो सूबों के साथ मिलकर पीडीएमएज़ हैं और एनडीएमए है, उनके जो मुश्तरका सर्विस हैं उसका काम स्टार्ट हो गया है और उसके ज़रिए जो घरों की कॉम्पनसेशन है वो उसकी जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो उसका आगाज़ हो चुका है। जो जाँ बाहक हो गए उसके लिए 10 लाख रुपए का जो रकम है वो मुख्तस की गई है और उसकी भी डिस्पर्समेंट जो है आपने देखा कि वो 1 महीने से जारी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं और इसके साथ साथ एक रिलीफ फ़ंड प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट दे दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि सब लोगों की बहैसियत कौम हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिल के इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर सकते हैं, वरना खाली हुकूमत का या किसी भी एक अदारे का ये कैपेसिटी किसी मुल्क में भी नहीं होती कि वो इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कर सके। तो हम सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे तो ये हम उन भाइयों की, बहनों की, ख़वातीन की, बच्चों की मदद कर सकते हैं जो आज मुश्किल में हैं। एक और बात जो आज बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सब देख रहे हैं कि एक तमाशा जारी है, क्योंकि जो शख्स एक्सपर्ट हो तमाशों का, ड्रामों का, नौटंकी का, हर वक्त एक ऐसे बयानिए का जो झूठ के ऊपर मबनी हो और फिर उसको इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दो। अब मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट, वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में जो 4 साल तबाही का शिकार थी, जहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, IMF के अपने प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया था ताकि मुल्क दिवालिया हो। और यही वो तरीका होता है जब वो हुकूमत मुसल्लत हो जो फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी पे बेस्ड हो और फ़ॉरेन एजेंट मुल्क का वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर हो। हमने देखा कि जो 4 साल की तबाहकारी है, महंगाई है, जो मुश्किल मईशत की तबाही है, वो सारी चीज़ें जब आप जगह के ऊपर आ रही हैं और अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है कि जो कोalition गवर्नमेंट है उसका अज़्म भी बड़ा क्लियर है कि मईशत को सही सिमत पर लेकर जाना है, जिसके नतीजे में महंगाई भी कम होगी, रोज़गार मिलेगा और वो पूरा एक जो प्लान है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब उस शख्स को ये मालूम हो गया कि ये तो एक जो मईशत है वो भी सही सिमत की तरफ चल चुकी है और तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार फैला दो कि ये जो मईशत का कॉन्फिडेंस है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, उसको ख़तरे में डाल दो। ये मकसद है जो कि 4 साल ख़ुद इसी, अगर इन्होंने 4 साल मईशत ठीक करनी होती तो सही मईशत, तंदुरुस्त मईशत इनको दी थी 2018 में, उसका 4 साल दिवालिया निकाला। तो माइंड सेट क्योंकि यही है। अब जब चोर पकड़ा गया, एक फ़ॉरेन एजेंट पकड़ा गया, जुर्म साबित हो गया, एक फ़ैसला आ गया, अब उस फैसले के आने से पहले इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागे रहे। किसी भी एहतसाब का जो केस है, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा, BRT पेशावर, हेलीकॉप्टर केस,
कोई जो इन्वेस्टिगेशन है उसको मुकम्मल नहीं कराया और बंद करा दी। इतना शोर मचा दो कि ऑपोजिशन को जेलों में डाल दो, चोर चोर कहो, जबकि तमाम जो अदालती फ़ैसले हैं वो उसके बरक्स हैं। आज तक इनका कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, बावजूद इसके कि 4 साल मुल्क पे मुसल्लत थे। लेकिन क्योंकि काउंटर नैरेटिव उस झूठ पर मबनी, झूठ का इल्ज़ाम, चोर का इल्ज़ाम लगाकर बनाना था, तो उसको रियासती ताकत को भी इस्तेमाल किया, नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल किया, तैयबा गुल की नैब चेयरमैन की वीडियो को इस्तेमाल किया और एक बयानिया बना दिया। लेकिन जब अदालतों में सबूत देने की बारी आई तो वो बयानिया किसी तरह भी साबित नहीं हो सका। इसी में 4 साल गुजार दिए। मतलब और अब जो सबसे बड़ा एक चीज़ सामने आई है जो आपको बताना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो लोग भी जो इनकी बात सुनते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी सदाकत और अमानत का तो वो जनाजा निकल चुका है। जो सर्टिफिकेट इनको मिला था ये झूठे भी हैं, ये चोर भी हैं। फॉरेन एजेंट इनको मुस्लिम लीग नून ने या कोalition गवर्नमेंट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया है। 5 दफ़ा गलत एफिडेविट जमा कराया है। जिस अकाउंटेंट फर्म से वो जो इनकी जमा कराती रही ये तमाम स्टेटमेंट्स, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ख़त लिख के दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि हमारा इससे रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो रिकॉर्ड हमें ये देते थे उस रिकॉर्ड को हम जमा कराते थे इनके दिए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। वो ख़त लिख दिया FIA को और इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें बता दिया गया है कि ये हम ना मैनेज करते थे फ़ंड, ना हम इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली करते थे। जो रिकॉर्ड ये हमें पेश करते थे उस रिकॉर्ड के मुताबिक हम हम वो फर्म थे जो इनका ये जमा कराते थे। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, जो तहलका मचाने वाली चीज़ सामने आई है कि KASB बैंक का एक अकाउंट की तफसीलात इलेक्शन कमीशन इनसे मांगती रही उन 8 सालों में जो इन्होंने छुपाए। वो KASB बैंक ने पहले लिखा कि जी हम आपको भेज रहे हैं, हमें कुछ वक्त दरकार है। फिर ख़त लिखा कि जी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बैठ गया है। फिर मुसल्लत हो गए इमरान खान साहब, तो वो सारा सॉफ्टवेयर वो 4 साल बैठा रहा और उन्होंने कोई तफसील जो है वो नहीं दी। ये भी लिखा गया उनकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि जो 4 मुलाजमीन के अलावा अकाउंट्स हैं उनकी भी KASB बैंक हमें तफसील दे, जो तफसील उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। और फिर अकबर एस बाबर भी लिखते रहे कि हमें तफसील दें, कोई तफसील फराहम नहीं की गई। जो तफसील आई है उसके मुताबिक नेशनल कैंपेन ऑफिस मुस्लिम टाउन लाहौर के अंदर इनके सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की इजाज़त से एक अकाउंट खुला जिसमें 78 करोड़ रुपया फ़ॉरेन फंडिंग आई और वो 78 करोड़ रुपया फ़ॉरेन फंडिंग निकाली गई उस KASB बैंक के ज़रिए। और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो जो KASB बैंक का खुलना अकाउंट का है वो इनके मरकज़ी फ़ाइनेंस सेक्रेटरी के अप्रूवल और दस्तखतों से खुला। उसके बाद जो पैसे वहाँ से निकालते रहे, जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड था वो भी उनके दस्तखतों से वहाँ से पैसे निकलते रहे, वो ज़ाती अकाउंट्स में जाते रहे, जिसकी तफसीलात FIA के पास हो चुकी हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 2 ऑफशोर कंपनियाँ, एक लॉकगेट और दूसरी हॉकफील्ड, ये 2 वो कंपनीज़ हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इन कंपनी ऑफशोर कंपनी जो रजिस्टर्ड है उस ऑफशोर कंपनी का जो एड्रेस है वो 2 ज़मान पाक है। और मुतअद्दिद तौर पर जितनी दफ़ा इमरान खान साहब से पूछा गया कि इन 2 ऑफशोर कंपनियां, क्योंकि ये पेंडोरा पेपर्स में दोनों ऑफशोर कंपनियां आ गई थी, इनसे पूछा कि इससे आपका कोई ताल्लुक़ है कि नहीं, तो ये फरीदुद्दीन साहब जो हैं, जो 4 लोगों के जो ये KASB बैंक अकाउंट है इस पर 4 लोगों के दस्तखत हैं जो ये खोला गया। और इसका इन 4 लोगों को इजाज़त दी सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड ऑफ PTI ने। ये प्लीज़ याद रखें बात। उसमें उमर फ़ारूक मारूफ गोल्डी, फरीदुद्दीन अहमद, हामिद ज़मान और अज़ीज़ुल्लाह साहब। आपकी स्क्रीन पे उनके अकाउंट्स नंबर भी हैं, ये पेपर भी मैं आपको दे दूँगी। ये फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त दी PTI के ये इन 4 के अकाउंट खोले जाएँ और इंडोर्समेंट की दस्तखतों के साथ इन्होंने वो अकाउंट्स खोले। ये जो 2 ऑफशोर कंपनियां हैं, जो एक लॉक गेट है और एक हॉक फील्ड है, ये दोनों ऑफशोर कंपनीज फरीदुद्दीन साहब के नाम पर पेंडोरा पे वो ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो पेंडोरा पेपर में आई हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि इसमें 2 ज़मान पाक एड्रेस आया जो आज हकीकत सामने आ चुकी है, तो उन्होंने कहा हमारे प्लॉट 2 हैं, हमारा प्लॉट 1 है, प्लॉट 2 या 1 हो या ना हो,
आपने वो पहले बैंक अकाउंट खुलवाया, ऑफशोर कंपनियां वहाँ रजिस्टर हुई, उन ऑफशोर कंपनियों से ये 78 करोड़ रुपया आता रहा KSP बैंक के अकाउंट्स में, और ये जो 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं ये सेंट्रल PTI फाइनेंस बोर्ड ने इजाज़त देकर ये अकाउंट्स खुलवाए, जिसका एड्रेस भी 2 ज़मान पाक है। और उसके बाद जब जब पूछा गया इमरान खान साहब या उनके कराए के तर्जुमानों से, उन्होंने कहा हमारा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक़, दूर दूर तक इस अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अकाउंट्स जो हैं वो 8 साल इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। अब KSB बैंक ने अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया है, उसके अंदर ये तफसील आ चुकी है जो FIA के लोगों के पास इस वक्त मौजूद है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं, पहले 8 साल कहते रहे इलेक्शन कमीशन में मेरा दायरा कार नहीं है, अब FIA में कह रहे हैं मेरा आपका दायरा कार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में 11 पटिशन कर दी हाई कोर्ट में कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार नहीं है, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जब इलेक्शन कमीशन के अंदर 8 साल मांगते रहे और अभी कहते हैं उजरत में फ़ैसला आया, वहाँ उन्हें कहते हैं मैंने कोई जवाब नहीं देना, मैंने किसी कानून के अंदर जवाब नहीं देना, क्योंकि आपका जवाब लेना बनता नहीं है। अपोजिशन सवाल करे तो कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, सजाए मौत की चक्कियों में डाल दूंगा, बेटियों बहनों और झूठे इल्ज़ामात लगा के अपोजिशन को 4 साल जेलों में डाली रखा। इलेक्शन कमीशन से भाग गए। FIA पूछ रही है, नोटिस दे रही है, उन लोगों को नोटिस दे रही है। अभी एक अकाउंट जो आरिफ अलवी साहब के नाम पे, आरिफ अलवी साहब के नाम के ऊपर अकाउंट मिल गया FIA को, जो डिक्लेयर्ड नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डिक्लेयर्ड नहीं है, और उसकी ऑथराइजेशन आरिफ अलवी साहब के दस्तखतों से हुई हुई है। वहाँ से भाग गए, कोई पेश नहीं हो रहा, कोई कानून के आगे जवाबदेह नहीं है। कॉल आउट करते हैं जजों को, कॉल आउट करते हैं IG। आपको याद है D चौक के अंदर ये कहते थे IG तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही शख्स खड़े होकर कह रहा है IG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जज को कह रहा है ज़ेबा सुन लें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये एक गुंडा, एक ठग, एक नौसरबाज शख्स है जो लोगों को इंस्टिगेट करता है, लोगों को वायलेंस इंस्टिगेट करता है, हेट स्पीच से इंस्टिगेट करता है, लोगों के अंदर इंतशार फैलाता है और भाग जाता है। मज़े की बात कि पॉलिटिकल लीडर तो जो बात करता है, जो कॉल करता है, उसके साथ कारकुनों के साथ खड़े होता है। ये इंस्टिगेट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागे रहे, FIA से कहा मैं नहीं दूंगा जवाब, भाग गए। BRT पेशावर से भाग गए, मालम जब्बा से भाग गए, बिलियन ट्री सुनामी से भाग गए, हेलीकॉप्टर केस से भाग गए, इन्वेस्टिगेशंस बंद करा दी, 1 करोड़ नौकरी कह के भाग गए, 50 लाख घर कह के भाग गए, 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, भाग गए, क्योंकि झूठ बोलना था ना, इल्ज़ाम लगाना था, बयानियाँ बनाना था जो जिसमें महारत रखते हैं, भाग गए। सऊदी अरेबिया में लोगों को इंस्टिगेट करके वहाँ नारे लगवा के 10-10 साल की उन मजदूरों को सजा हो गई, भाग गए, उनकी रेस्क्यू के लिए नहीं आए, आज तक बयान नहीं दिया कि मैं मजम्मत करता हूं। 25 मई को लोगों को कॉल दी D चौक पहुंचो, भाग गए। रात को कहा बनी गाला पहुंच जाओ, क्योंकि मैं कानून का जवाब नहीं दूंगा, मैं दहशतगर्दी जो कर रहा हूं, सियासी दहशतगर्दी कर रहा हूं, IG को कॉल आउट कर रहा हूं, इंतजामिया को कॉल आउट कर रहा हूं, जज को कॉल आउट कर रहा हूं जो मेरे खिलाफ फैसला देगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसका जवाब देने की आई, बनी गाला से भाग गए। मतलब जहां इनको जवाब देना है वहां से भाग जाते हैं। ओ भाई, उन लोगों को तो ना छोड़ के जाओ जो तुम्हारी कॉल पर कोई 100-150 आदमी इकट्ठा हो गया, बनी गाला से रात को भाग गए। वहां जो मीडिया पूछ रहा है खड़ा होके कि हमें जवाब दें कि इमरान खान साहब बनी गाला में हैं कि नहीं है, वहां से भागे हुए भगोड़े भाग चुके हैं, उन मीडिया वालों को मार रहे हैं, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा रिपोर्टर्स की तस्वीरें जो कि जिन पे तशद्दुद हुआ है, मीडिया वालों की वैनें तोड़ रहे हैं, खुद भाग गए हैं। मतलब ये चाहते थे कि 4 साल जो इन्होंने वहाँ चोरी की, डाका डाला, बुज़दिल शख्स, अगर तुमने चोरी नहीं की तो नवाज शरीफ की तरह लिखो ना एहतसाब के लिए, अपने ख़त लिखो कि मेरा हिसाब लिया जाए। अगर तुमने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, तो आओ FIA को जवाब दो, 8 साल ECP को जवाब देते। तुम तो बहुत बड़े सादिक और अमीन हो, आपने तो एक बहुत बड़ा सच और सदाकत का लिबादा उड़ा हुआ है, तो जवाब क्यों नहीं देते? और सारा वक्त लपेट चेंज करने की डिबेट क्या है? शहबाज गिल पे तशद्दुद हो गया, नकली वीडियो, नकली क्या, किसी और की वीडियोस जो हैं उनको रिलीज़ कर करके कहानी को बदलो, सबूत को बदलो।
बयानिए को बदलो झूठ बोल के, क्योंकि कल का झूठ आज तो नहीं उसके ऊपर कोई होना ना। ये ऐसा शख्स है कोई पूछता भी नहीं है, कोई जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनकी बात, उनसे ये तो पूछें कि तुम खड़े क्यों नहीं होते एक बात पे। वो वीडियो आ गई, आज कहते हैं वो आके मुझे खाना नहीं दिया, मैं ज़बरदस्ती खिला दिया फलां, वो वीडियो आ गई है, जूस नहीं, जो मांग रहे हैं, जो खा रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो आवाम देख रही है। कोई पूछता भी नहीं, झूठ क्यों बोलते हो भाई। लेकिन डिबेट बदलनी है। लसबेला हेलीकॉप्टर केस के ऊपर आपने बदलनी है अपनी डिबेट को, जो आपने अपने ट्रोल्स के ज़रिए शोहदा के ख़िलाफ़ अल्लाह माफ़ी दे कैंपेन्स चलाई। डिबेट बदलो, जवाब नहीं देना FIA को, डिबेट बदलो। तोशा खाना खा गए, कारोबार कर दिया तोशा खाना के ऊपर, सवाल पूछो जवाब, भाग जाओ, डिबेट बदलो। बात यह है कि इमरान खान साहब पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है, 5 एफिडेविट्स झूठे पकड़े गए हैं। शहबाज गिल ने इमरान खान के कहने के ऊपर डिबेट बदलो कि ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्टेड पढ़ा, उसको बोला, म्यूटनी कॉल की क्योंकि इमरान खान ने कहा था। डिबेट बदल दो कि जो तशद्दुद हो रहा है, और बुला के लोगों को तमाशा खड़ा करके पूरा एक बयानिया बना के भाग जाओ। भाई तुम कैसे लीडर हो, तुम कैसे लीडर हो, लोगों को कॉल देते हो, खुद भाग जाते हो। अगर चोरी नहीं की, अगर जवाब है, अगर लोगों को कॉल आउट करने की गलती नहीं की, तो राहदारी ज़मानत क्यों ले रहे हो? जवाब दो, बुज़दिल आदमी। मुल्क पे माफिया बिठाई रखा, कार्टल्स बिठाई रखे जो मुल्क को लूटते रहे 4 साल, और भाषण क्या देते हैं? कमज़ोर कानून के नीचे आता है, ताकतवर कानून के, ताकत तो कानून से भाग रहा है, खुद भाग रहा है जो लेक्चर दे रहा है। और क्या भागना होता है कानून से? कहते हो शहबाज गिल को रिहा कर दो, ये कानून से भागना नहीं होता। खुद अपनी राहदारी ज़मानत ले लो, भागना नहीं होता। बनीगाला से क्यों भागे हो? आपने तो कॉल दी हुई थी लोगों को। उन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई, उसको फॉरेन फंडिंग मंगाकर पलूट कर दिया, उसको फॉरेन एडेड पार्टी बना दिया, खुद भाग गया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। हर जगह से भाग जाओ और कहानी को बदलो, ट्विस्ट लाओ, झूठ बोलो, क्योंकि कल जो झूठ बोला है वो आज साबित हो ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, झूठा आदमी है, चोर है, नौसरबाज है, मुनाफिक है, एहसान फरामोश है, दोस्तों का मोहसिन नहीं है। असल बात यह है कि चोरी भी की है, डाका भी डाला है, और लोगों से पैसे खाए हैं, पार्टी के नाम पे खाए हैं, चैरिटी के पैसे पार्टी में इस्तेमाल किए हैं, और उधर से पार्टी में भी नहीं, अपने ज़ाती अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहे हैं। मतलब एक तो झूठ बोला फंड रेजिंग करके चैरिटी के ऊपर, और पार्टी के अकाउंट्स में आती रही, पार्टी के अकाउंट से भी चैरिटी में नहीं जाती रही, वहाँ से भी ज़ाती अकाउंट्स के अंदर आती रही। और जब सवाल करो, आप ही लोग पूछते थे ना कि मैडम आप यहाँ आके इल्ज़ाम लगाती हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहता है, भाग जाता है, कहते मैं नहीं आऊँगा। जिन जजेस ने फैसले सुनाने होते हैं उनको कॉल आउट, उन पे हमला। आज मुस्लिम लीग नून के सियासी लोग जिन्होंने लोगों की खिदमत की हुई थी, वो लोग ना अहल हो गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। आज एक शख्स खड़ा होकर रियासत की रिट को चैलेंज करता है, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा करती है, IG को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, जज को कहता है जो फैसले देती हैं, खातून जज हैं, उनको कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता? तुम इतने सच्चे, तुम इतने सादिक, तुम इतने अमीन, तो जवाब क्यों नहीं देते कानून को? तुम तो कहते थे कानून, मुल्क इसलिए तरक्की नहीं करते थे कि ताकतवर जो है वो कानून के नीचे नहीं आते। तुम खुद भाग रहे हो कानून से। ताकतवर तो 3 दफ़ा का मुंतखब वजीर आजम था, जिसने अपनी नस्लों का, अपनी 40 साल का हिसाब दिया था, जो बनता भी नहीं था, कानून के आगे रोज पेश होता था। झूठे इल्जामात, जज अरशद मलिक साहब की इंफॉर्मेशन दिए बावजूद बेटी के साथ वापस आया था,
कि कोई ये ना उंगली उठा सके कि ये भाग गया है। जेल गया था बेटी के साथ, गिरफ्तार कराई बेटी अपनी आंखों के सामने, पीछे नहीं हटा। शहबाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया, उनकी बेटियों को नैब के अंदर तज़हीक की उनको बुलाकर, लेकिन वो पेश हुई। आज मुल्क का वजीर आजम है, नैब पेश होता है, सेशन जज की अदालत में पेश होता है। ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? और कोई पूछने वाला नहीं। कानून का दायरा, जैसे पहले कहा था कि हम उन इल्ज़ामात लगाने वालों में से नहीं हैं कि तुम और कि यूँ पकड़ पकड़ के अंदर करते रहे, वरना कर दिया होता। इसलिए ये ड्रामे करना, कहानी को बदलना, लसबेला की कैंपेन के मास्टरमाइंड भी तुम हो। जो म्यूटनी कॉल की शहबाज गिल ने तुम्हारे कहने पे, उसके मास्टरमाइंड भी तुम हो। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग के जरिए बनाने में उसके मास्टरमाइंड भी तुम हो। लोगों को गुमराह करके, इंस्टिगेट करके, हेट स्पीच करके, इंसाइट करके भी मास्टरमाइंड तुम हो, जो भाग जाते हो। बुज़दिल शख्स हो तुम, झूठे हो, मुनाफिक हो, चोर हो, डाके डाले हुए तुमने। ये केएसबी बैंक के जो तफसीलात सामने आई हैं, जो भी FIA में इन्वेस्टिगेट होंगी, जो सामने आया, जो आरिफ अलवी साहब का अकाउंट सामने आया, ये इसी फाशिस्ट माइंडसेट के साथ फॉरेन फंडिंग मंगाता रहा, मुल्क के खिलाफ दुश्मनी करता रहा। आज खड़े होकर कॉल आउट करता है इंतज़ामिया को और जुडिशरी को। जुडिशरी को इसका नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। आज उनकी एक जज, खातून जज को ललकारा गया। ये तमाशा बंद होना चाहिए। जी ओन शिराजी साहब। मैडम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कवानीन, कवायद और उसके साथ साथ जो रवायात थी उसके बरक्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 दिन की हिफाजती ज़मानत दी। कानून रवायत ये कहती है कि मुल्ज़म को पेश होना पड़ता है और आम मुल्ज़म पेश भी होते हैं। तो क्या ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और आम गरीब आदमी के लिए कानून कुछ और? उससे पहले अभी खबर आई है, मैं इसका भी जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया कि अभी खबर ये आई है कि जो ड्रामा था ना 1 हफ्ते का तशद्दुद का, उसकी रिपोर्ट पेश हुई है और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कॉल हुई है। जिन्होंने मुआयना किया था शहबाज गिल का, जिसको तौबा अस्तगफार इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। उनकी तो इज़्ज़त के पल्ले शायद खुदा की नहीं छोड़ी इस शख्स ने, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि जी जिनसी ज़्यादती और जिस्मानी तशद्दुद और क्या दिमागी तशद्दुद हो गया। भाई दिमागी लिख देते, जिस्मानी लिख देते। ये वो शख्स है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी झूठे बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए लोगों की इज़्ज़त को दाव पे लगा देता है। वो भी आज रिपोर्ट पेश हो गई अदालत में और उन्होंने कहा जी कोई शवाहिद नहीं है किसी किस्म के तशद्दुद। वो किधर गई ट्वीट इमरान खान साहब? किस तरह जिनसी ज़्यादती शहबाज गिल पे प्रूफ करेंगे आप? उसकी तो इज़्ज़त जो होनी थी कर दी। 4 साल आपकी तर्जुमानी झूठी करता रहा बेचारा, इज़्ज़त का तो ख्याल करते उसकी, जिसके बारे में जिनसी ज़्यादती का ट्वीट कर दिया। अल्लाह माफ़ी दे अपनी सियासत के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज पेश हो गई है। वो लोग भी जो शक व शुबात और डाउट में थे, उनको भी ये पता होना चाहिए ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी थी, जिसकी रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा हुई है और उसके ऊपर 2 दिन का रिमांड हो गया शहबाज गिल साहब का। तो ये 10 दिन तमाशा लगाई रखा, अल्लाह माफ़ी दे। और आज उसका क्या नतीजा निकला कि वो सब झूठ था, क्योंकि ये शख्स वो है जो उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि जब मैंने इन कैमरों के सामने आना है और आवाम को एक बात बतानी है तो कल मुझे उसको डिफेंड करना है। मैं 3 दफ़ा वो लिखती हूँ कि कोई हकायक, कोई चीज़ हकीकत के बरक्स ना हो। ये शख्स खड़ा होता है, झूठ बोलता है, अगले दिन कौन पूछेगा जिनसी ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई है शहबाज गिल के साथ। वो आज 2 दिन का रिमांड कोर्ट ने कर दिया। आपने जो बात की, ये मैंने नहीं सुना अपनी ज़िंदगी, अब जितनी मेरी हो सकता है मेरे उसमें ना आया हो, कि पेश हुए बग़ैर दहशत गर्दी के मुकदमे में आप बेल दे दें। बायोमेट्रिक वगैरह हो नहीं सकती, कुछ भी नहीं। तो जिस वक़्त ऐसे फ़ैसलों पे फिर तनकीद आती है तो फिर फ़ैसले ऐसे होते हैं जो बायस नज़र आता है। आप कानून पूरा करें, आपने बेल देनी है आप दें, उस प्रोसीजर को तो पूरा करें जो आपको कानून कहता है। उस फैसले को ये देखना चाहिए। और फिर जो तमाशा करते हैं, अब क्या तमाशा करेंगे? वो जो लोग खड़े हैं बेचारे गर्मी में खड़े हैं, उधर बनी गाला
रात को जो खड़े हैं वहाँ से भाग जाता। मतलब वो लोगों को सोचना चाहिए कि जो बंदा कॉल कर रहा है, जो बुला रहा है, नफरत फैला रहा है, वो आज बेचारे उनकी फैमिलीज मजदूर सऊदी अरेबिया में जिनको 10-10 साल सज़ा हो गई। मुझे दुख था, मैंने पूछा कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम उनको माफ़ी दिलवा सकते हैं, और क्या सिर्फ मकसद क्या था कि कॉल आउट करो। उस वक्त उन्होंने नहीं देखा उसके नताइज क्या हो सकते थे, और जगह कौन सी है, मस्जिद नबवी। इसने वो भी सियासत के लिए इस्तेमाल की और इंसाइट करके लोगों को वहाँ भेजा, और वो बेचारों को खमियाजा, और ख़ुद भाग गया। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी कि यार अपने ऊपर कहो कि मैंने कहा था उनको बचाने के लिए कोई दरख्वास्त दे दो। तुम्हारे कहने पे गए थे, प्लांटेड लोग थे, आज सजा भुगत रहे। कंडेम कर दो। 4 साल खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, 4 साल वफाक में की, 4 साल पंजाब में की। आज सैलाब से लोग मुसीबत में हैं, जहाँ बहक हो गए, घर उजड़ गए, फसलें ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गया, ज़रिया माश ख़त्म हो गया, कहीं नहीं गया। हेलीकॉप्टर लेकर फिरता है फसाद फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए, झूठ लगाने के लिए, इल्ज़ामात लगाने के लिए। सैलाब ज़दगान के पास जाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। मतलब तुम क्यों नहीं जाते? आज कोई पूछे तुम क्यों नहीं जाते खैबर पख्तूनख्वा, तुम्हारी हुकूमत है, लोग बेघर हो गए हैं सैलाब की वजह से। वहाँ शहबाज शरीफ जाता है क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ समझता है, अपनी इंसानी खिदमत समझता है इसको, वज़ीर आज़म की हैसियत या उसकी वजह से नहीं जाता। कोविड आया, कोविड में वापस आए, अपने इलाज को छोड़कर वापस आए कि आज मेरी आवाम मुश्किल में। पंजाब में तुम्हारी हुकूमत आज भी कठपुतली वज़ीर आला है इमरान खान का। एक जगह पर यह शख्स नहीं गया सैलाब वाली जगह पे। वफाक में किसी जगह पर नहीं गया कि मैं पूछ ही आऊँ हाल। मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मुसल्लत रहा हूँ, मैं हेलीकॉप्टर का रुख ही मोड़ दूँ, मैं चला जाऊँ वहाँ किसी का हाल पूछ लूँ, कि यही मॉनिटर कर लूँ, कहीं नहीं गया। क्योंकि मकसद इंसानी खिदमत नहीं है, मकसद फसाद है, फितना है, इंतशार है, जिसकी वजह से, और ये अल्लाह ताला की तौफीक भी होती है कि एक झूठे मुनाफिक शख्स को अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं देता कि वो जाके लोगों की और इंसानी खिदमत में अपना हिस्सा डाले। नहीं हो सकता, ये कानून कुदरत के खिलाफ है। हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए। जी बेहजाद सलीमी साहब। मरियम साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ज़मानत ज़रूर होनी चाहिए लेकिन प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कल से जो डिस्कशन जारी है कि हुकूमत केसेस तो कर लेती है, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के हवाले से शायद खुद हुकूमत के अंदर भी कोई कन्फ्यूजन है। कल 1-2 बयान सामने आए कि शायद आसफ अली जरदारी साहब भी इमरान खान की गिरफ्तारी के मुखालिफ हैं। एक तो ये बताएं कि क्या इस हवाले से हुकूमत ने बाकायदा कोई फैसला कर लिया है कि इमरान साहब को गिरफ्तार करना है, या कि ये कल के जो जितना भी एपिसोड था ये सिर्फ क्या सराइयों पर मबनी था? दूसरा देखें, बाद में मेरे जवाब दे दूं इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। इन तमाम केसेस से सियासत को अलग कर दें। अगर हमने सियासत करनी होती तो गिरफ्तारी मुश्किल नहीं थी। पहले दिन हमारे पास सब मवाद मौजूद था, शवाहिद मौजूद थे, तमाम शहादतें मौजूद थी कि इसने डाका डाला, चोरी की और रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये अगर ये सियासत का रंग दे देना, कभी इज़ारे राय की आज़ादी का रंग दे देना। अब शहबाज गिल और इमरान खान झूठ बोलें, रियासती रिट को चैलेंज करें, आईजी को कहें मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जज को कहें मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ज़ेबा, इमरान खान साहब ये कहें तो उन पे मुकदमा दर्ज हो और वो भाग जाएं, इसमें क्या कसूर है? कानून के मुताबिक तमाम कार्रवाई होगी। और ये ज़रूर देखना चाहिए था कि एक शख्स का रवैया क्या है। ये वही शख्स है जिसने पीटीवी पे हमला कर दिया था, कहता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यूं करोगे तो वो इस्तीफ़ा देगा। वो शख्स जिसका नाम वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ था, ये उसके बारे में कह रहा था, जिसने कभी मुड़ के नहीं देखा कि तुम बोल क्या रहे हो। वो धरने के दिन और दिनों में और 3 साल अल्लाह ताला ने उसको मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया, उसने अपने ज़बान पे तुम्हारा नाम नहीं लिया।
तुम डी चौक बैठे रहे, उसको गले से घसीट दो के नारे लगाते रहे, बिल जलाते रहे, सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल्स देते रहे, जला दूंगा, गिरा दूंगा, डेटें देते रहे, फलाने दिन फैसलाबाद को जलाऊंगा, दूसरे दिन मुल्तान को जलाऊंगा, लाहौर को जलाऊंगा। उसने शख्स ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुम्हारी पूरी सियासत नवाज शरीफ का नाम लेते लेते गुजरी है और शहबाज शरीफ का नाम। जी मुगल साहब, मैडम ऐसा है कि अभी आपने आरिफ अलवी का नाम लिया प्रेसिडेंट का, इसमें उन पर कितना पैसा आया, कोई शो हुआ है इसमें कोई? जी ये सारी तफसील जो है पहुंच गई है FIA, अकाउंट भी आइडेंटिफाई हो गया है, पैसे भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आएंगे नहीं, और जब नहीं आएंगे जी 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 बिल्कुल है, लेकिन वो तो कहते हैं हम तो ताकतवर को कानून के आगे आना चाहिए। क्यों लेते हैं इम्यूनिटी? इम्यूनिटी लेना आपका इख्तियार होता है, आप कह दे मैं नहीं लेता मैं पेश होंगे। नवाज शरीफ को इम्यूनिटी हासिल थी ना, बतौर वज़ीर आज़म गए थे JIT में, पूरे ख़ानदान को लेकर गए थे, 1 रुपए की एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई थी। जी उस्मान खान, आखिरी सवाल समा से। मैडम आप लोग मुकदमे करते हैं, अदालतें जमानत दे देते हैं, आपको नहीं लगता कि मुकदमा ज़ेबा की बेतौकीरी में खुद आलिया और उस्मा जो है उनका अपना रवैया सबका शामिल है? तेरा इंटरव्यू करा देना। ये मैं बता दूं आपको कि ये पूरा प्लान बनता है। आपने देखा है अभी पिम्स के बाहर जो इनकी ख़वातीन MNAs आकर पुलिस वालों के साथ क्या कर रही हैं, वो देखा ना आपने? ये हुक्म आता है कि डाइवर्ट करो, बहस को डाइवर्ट कर दो। बहस ये है, इमरान खान के कहने पे शहबाज गिल ने म्यूटनी की कॉल दी है अदारों के दरमियान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। हकीकत यह है कि इमरान खान ने लसबेला हेलीकॉप्टर के शोधा के ख़िलाफ़ अपने PTI सोशल मीडिया और ट्रोल्स के ज़रिए मुहिम चलाई, जहाँ पकड़े गए सब लोग, और उन्होंने तस्लीम कर दिया कि हमें इन्होंने कहा था। सच ये है कि इमरान खान साहब ने फ़ॉरेन फंडिंग का पैसा मंगवाया है, एफिडेविट्स नकली जमा कराए हैं, सदाकत और अमानत में फ़ारिग हैं, और फ़ॉरेन एडिड पॉलिटिकल पार्टी है। सच ये है कि भगोड़े हैं, भाग जाते हैं, लोगों को बुलाकर भाग जाते हैं, बुज़दिल है, चोर है, करप्ट है, ये हकीकत है। इस सारे को बदलने के लिए, बहस को बदलने के लिए, सबूतों को बदलने के लिए एक माइंड सेट, आज अदालतों को भी पता चल गया होगा सिसिलियन माफिया क्या होता है और गॉड फादर क्या होता है। लाए ना कोई ब्लैक डॉग डिक्शनरी और दे ना सज़ा। आज उनको पता चल गया होगा कि ये इस तरह तज़हीक करता है, कंटेम्प्ट करता है, कोई इसको फिक्र नहीं होती। आज सबको पता है कि, लेकिन आज अभी 3 दिन गुजर गए हैं, सुओ मोटो आना चाहिए। अगर ये ज़ेबा जज साहिबा से कहानी शुरू हुई है, ये रुकेगी नहीं। बस लास्ट क्वेश्चन, भगोड़ा भी है, चोर भी है, करप्ट भी है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की सारी जमातें मिलकर भी इस नैरेटिव को अभी तक ऑन ग्राउंड अवाम में साबित नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे नैरेटिव जो है वो लोगों पे मुश्तमिल नहीं है। हमारा नैरेटिव जो है वो मईशत को ठीक करना है। हमारा नैरेटिव वो दोस्त ममालिक जो हमसे नाराज़ थे, जिनका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उन ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर दिया, उन इन्वेस्टमेंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, CPEC को तबाह कर दिया। हमारा नैरेटिव पाकिस्तान की आवाम की बहाली है। हमारा नैरेटिव इस वक्त सैलाब ज़दगान जो मुश्किल में हैं, बेघर हैं, तबाह हो गए हैं, उनको वापस बहाली है। हमारा नैरेटिव ये नहीं है कि हम एक इमरान खान साहब की तरह जो उनका नैरेटिव है उसके पीछे लग जाएं। हमारा नैरेटिव इस मुल्क की सिक्योरिटी, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क के अवाम का रोज़गार, इस नौजवान का मुस्तकबिल, इस मुल्क की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, हमारा नैरेटिव उसको मुस्तहकम करना, उन मुश्किलात को ख़त्म करना, मुल्क की मईशत को सही सिमत पर लेकर आना, अवाम को रिलीफ देना, महंगाई को कम करना और बेरोज़गार को रोज़गार देना है। मैम छोटा सवाल, आपने बात की इकानमी की ठीक करना है। आज तो पूरे मुल्क भर में बिजली के बिलों के जो आए हैं उसके खिलाफ हड़ताल हो रही है, मोटरवे जाम है, तो किस इकानमी की बात कर रहे हैं, किस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं? देखें, ये बात समझनी आपको ज़रूरी होगी कि जिस वक्त जो तबाही ये कर गए हैं ना, 4 साल की तबाही है, अभी तो 4 महीने हुए ना,
और हर चीज़ को एक मुश्किल उससे निकलना है, ये चाहते यही हैं। IMF की जो बर्बादी ये चढ़ा गए हैं प्रोग्राम की, जो कॉन्ट्रैक्ट की, उसके असरात है ना। ये जो बारूदी सुरंगों की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और इन जो एडिशनल टैक्सेस हैं उनके ऊपर कंप्लीट उसको किस तरह हमने कम करना है, उसके ऊपर एक कमेटी, अभी भी मीटिंग है, अभी मैं वहीं जाऊँगी। और ये रिलीफ जो है वो आवाम को वापस कैसे देना है। शहबाज शरीफ साहब का एक ही वादा था कि मैं आवाम से सच बोलूँगा और आवाम को रिलीफ दूँगा। आपने देखा कि पेट्रोल महंगा हुआ, रिलीफ के साथ किया। उसके बाद जिस तरह कमी आई, जो जो चीज़ें हुई वो रिलीफ के साथ हुई। आटा सस्ता किया, चीनी सस्ती की, लोगों के घरों तक पहुँचाया। उसके बाद सैलाब आया, उसके तो जो हमारा मकसद, जैसे इन भाई ने अभी बात की थी, रिलीफ देना, मईशत को ठीक करना, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मकसद ये है कि महंगाई को किस तरह कम करना है, उसके असरात को कैसे करना है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। हमें इस बात का पता है, इस बात का इल्म है, और यही वो बात है कि इसकी डाइवर्जन इन तमाशों की वजह से ये इमरान खान करता है, जिसने मुल्क की मईशत को जब मुसल्लत था तो तबाह किया था। थैंक यू मैडम।